हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल एसबी कोचिंग क्लासेस पर। और जैसा कि मैंने आपसे अपने पिछले वीडियो में लिगेंड से संबंधित जितनी भी बातें थी वो सारी आपसे कर लिया था। सारे लिगेंड जितने भी उसके टाइप हैं, प्रकार हैं, उभयदंती, एक दंती, द्विदंती, बहुदंती, सेतु लिगेंड, कीलेट लिगेंड, है ना, सभी का डिस्कशन मैंने आपसे कर लिया था अपने पिछले वीडियो में। तो उसके जस्ट बाद जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो आपका है वर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, है ना, यानी वर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, हिंदी में कहते हैं उपसह संयोजक यौगिकों का वर्नर सिद्धांत। एग्जाम के लिए आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी प्रश्न, है ना। उपसह संयोजक चैप्टर में जो आपका ये दिया गया सिद्धांत ये भी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए होता क्या है, देखिए उपसह संयोजक यौगिकों का जो वर्नर सिद्धांत है, वर्नर एकमात्र ऐसे सबसे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने उपसह संयोजक यौगिकों की संरचना कैसे बनती है और इनमें क्या होता है उनकी स्टडी, उनका अध्ययन करने का प्रयास किया था। यानी वर्नर ने सबसे पहले उपसह संयोजक यौगिकों की संरचना, उनके गुणधर्म, है ना, इन सभी को बताने के लिए उनकी स्टडी किया था, उनके विषय में नॉलेज लेने के लिए उन्होंने किया था। तो यहाँ पर क्या है कि उपसह संयोजक यौगिकों का जो अध्ययन है वो सबसे पहले किसने किया था, तो वर्नर नामक वैज्ञानिक ने किया था, है ना। अब देखिए क्या है कि इन्होंने कंपाउंड लिया था आपका, है ना, उस कंपाउंड को लेकर के स्टडी की थी। तो देखिएगा यहाँ पर आपके स्क्रीन पर वर्नर सिद्धांत के बारे में कुछ जानकारी लिखी हुई है, इसको पढ़ करके मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इसमें क्या बताया गया है कि सन 1823 में वैज्ञानिक अल्फ्रेड वर्नर ने उपसह संयोजक यौगिकों की संरचना, है ना, वही बात आ गई, मैंने आपसे कहा कि सन 1823 में वैज्ञानिक अल्फ्रेड वर्नर ने उपसह संयोजक यौगिकों की संरचना, इनके गुणधर्म, संगठन को समझाने के लिए, है ना, इनके संरचना क्या है, इनका संगठन कैसे होता है ना, और इनमें क्या क्या प्रॉपर्टी है ना, इनके गुणधर्म संगठन को समझाने के लिए एक सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसे वर्नर का सिद्धांत कहते हैं। इन्हें अपना सिद्धांत दिया तो इनके नाम पर इनके सिद्धांत का नाम दे दिया गया, हम जो वर्नर का सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। अब देखिएगा इस सिद्धांत के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। यहां पर देखिएगा एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि वर्नर ने जो कंपाउंड लिया था आपका, वो कंपाउंड था आपका CONH3, है ना। तो वर्नर ने एक कंपाउंड लिया था, सबसे पहला कंपाउंड उपसह संयोजक यौगिक जो आपका ये है ना, हेक्साएमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, है ना। इसका मुझे ऐसे नाम याद है, कोई बात नहीं, आपको नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं, आप सुन लीजिए ध्यान से, नाम जब लिखना सिखाएंगे तो आप सीख जाएंगे, है ना। तो हेक्साएमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड ये कंपाउंड लिया था वर्नर साहब ने, है ना। अब इसके विषय में बताया क्या था, उन्होंने कुछ बातों का डिस्कशन किया था। उन्होंने मेन दो बातें बताई कि किसी भी उपसह संयोजक यौगिक के अंदर दो प्रकार की संयोजकताएं होती हैं, है ना। इस कंपाउंड की जब उन्होंने संरचना बनाई और अपने सिद्धांत में जब बातों को बताया, तो देखिए मैं एक डायग्राम यहां पर बना देता हूं, उसको जरा ध्यान से देखिएगा। चलिए, तो इसकी स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने बना दी। ये हमारा कंपाउंड है हेक्साएमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। इस कंपाउंड को लेकर के वर्नर साहब ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था। अब देखिए एक्सपेरिमेंट में किया क्या था, उन्होंने इस कंपाउंड की स्ट्रक्चर को जब देखा तो उन्होंने क्या क्या बातें बताई, तो दो मेन बातें उन्होंने बताया कि इसके अंदर, इस कंपाउंड के अंदर या उपसह संयोजक यौगिकों के अंदर दो प्रकार की संयोजकताएं होती हैं और सारी डिटेल, सारी बातें उन्हीं दो प्रकार की संयोजकताओं पर ही आधारित हैं। यानी अगर मेन पॉइंट पूछा जाए तो उपसह संयोजक यौगिकों का जो वर्नर साहब का सिद्धांत है वो संयोजकताओं पर आधारित है। उसमें दो प्रकार की संयोजकताएं बताई गई हैं और उन्हीं से जुड़ी हुई बातें उसमें की गई हैं। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले उन्होंने इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनाया, बीच में कोबाल्ट है, यहाँ अमोनिया, यहाँ अमोनिया, यहाँ अमोनिया, ये अमोनिया, ये अमोनिया, ये इधर अमोनिया, यहाँ डॉट डॉट क्या लगा है आपका Cl है, क्लोरीन, इधर आपका डॉट डॉट क्या है, क्लोरीन है, और इधर क्या है आपका डॉट डॉट क्लोरीन। आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर क्या है 6 अमोनिया है, तो 6 अमोनिया होने चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 अमोनिया लगे हैं, 3 क्लोरीन होने चाहिए, तो 3 Cl भी लगे हैं, 1 2 3। समझ में आ रही बात। तो यहाँ पर 6 अमोनिया है और 3 क्लोरीन है, ऐसा स्ट्रक्चर उन्होंने देखा था एक्सपेरिमेंट में।
जो बनाया है उन्होंने अपने डायग्राम में, है ना। तो उन्होंने क्या कहा कि किसी भी संयोजन यौगिक में हमेशा दो प्रकार की संयोजकताएं आपको देखने को मिलती हैं, यानी किसी भी संकुल यौगिक के अंदर हमें दो प्रकार की संयोजकताएं देखने को मिलती हैं, जिसमें से क्या है, एक वो संयोजकता होती है जिसे हम प्राथमिक संयोजकता कहते हैं, है ना। एक वो संयोजकता होती है जिसे हम प्राथमिक संयोजकता कहते हैं, और प्राथमिक संयोजकता जो है उसको हम ऑक्सीकरण संख्या भी कह सकते हैं, है ना। तो देखिएगा प्राथमिक संयोजकता कौन शो करता है, तो उन्होंने कहा कि जो प्राथमिक संयोजकता है वो आपका जो ब्रैकेट के बाहर पार्ट होता है वो शो करता है। प्राथमिक संयोजकता आपकी आयनिक होती है, ये भी बात बताई, है ना, कि प्राथमिक जो संयोजकता होती है वो आयनिक होती है। अब अगर प्राथमिक संयोजकता आयनिक है तो ब्रैकेट के अंदर का पार्ट तो टूटता नहीं है, ये वाला पार्ट इसके अंदर का तो कभी टूटेगा नहीं। इसका मतलब प्राथमिक संयोजकता हमेशा बाहर वाला होगा, क्योंकि आयनिक कौन होगा, बाहर वाला भाग आयनिक होता है, अंदर का भाग कभी टूटता नहीं है। मैंने आपको संकुल यौगिक के डिफिनेशन में बताया था कि अंदर ब्रैकेट का भाग ये कभी भी टूटता नहीं है कि नहीं। तो उन्होंने कहा कि जो प्राथमिक संयोजकता होती है वो आपकी आयनिक होती है ना, और उसे हम क्या करते हैं कि डॉट डॉट लाइनों से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर देखिए Cl क्या है, Cl दिखा रहा प्राथमिक संयोजकता को, देखिए लिखा है Cl प्राथमिक संयोजकता, और इस प्राथमिक संयोजकता को ही क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। तो प्राथमिक संयोजकता के बारे में बता दिया कि प्राथमिक संयोजकता को हम ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं, ये आयनिक होती है यानी आयनों में टूट जाती है ना। और क्या है यहाँ पर, तो आयनों में टूट जाती है, उसके बाद ये भी कहा कि इनकी कोई दिशा नहीं होती है, यानी आप इनको चाहे कहीं भी लगा सकते हैं। Cl है, Cl यहाँ पर प्राथमिक संयोजकता को दिखा रहा है ना, Cl क्या है, प्राथमिक संयोजकता को दिखा रहा है, तो आप Cl को कहीं भी जोड़ सकते हैं। मैंने Cl को यहाँ लगाया, यहाँ लगाया, यहाँ लगाया, आप यहाँ लगाइए, यहाँ लगाइए, यहाँ लगाइए, यहाँ लगाइए, कहीं भी आप Cl को जोड़ सकते हैं, उसमें कोई पाबंदी नहीं है। तो प्राथमिक संयोजकता के बारे में ये बताया कि आयनिक होती है और इसकी कोई दिशा नहीं होती है, और इसे हम डॉटेड लाइन से प्रदर्शित करते हैं। इतनी बात प्राथमिक संयोजकता। और कहा कि प्राथमिक संयोजकता को ऑक्सीकरण संख्या भी कहते हैं। ये बातें प्राथमिक संयोजकता के विषय में बताया। उसके बाद कहा कि इसमें एक और आपकी संयोजकता होती है जिसे हम द्वितीयक संयोजकता कहते हैं, है ना। और ये द्वितीयक संयोजकता हमेशा निश्चित होती है ना। ये कंपाउंड की, ये यौगिक की आकृति को निर्धारित करने का काम करती है, यानी कंपाउंड कैसा होगा, संकुल यौगिक कैसा होगा, उसकी दिशा को, उसके स्ट्रक्चर को, उसकी संरचना को निर्धारित करने का काम कौन करेगा, तो द्वितीयक संयोजकता करती है ना। अब देखिए द्वितीयक संयोजकता कौन शो कर रहा है यहाँ पर, तो जो जितने भी आपके अमोनिया हैं, यहाँ पर 6 अमोनिया हैं, ये 6 के 6 अमोनिया आपकी द्वितीयक संयोजकता को प्रदर्शित कर रहे हैं, यानी जितने Cl हैं वो प्राथमिक संयोजकता को दिखा रहे हैं, जितने अमोनिया है NH3 वो आपके द्वितीयक संयोजकता को प्रदर्शित कर रहे हैं, यानी ये अमोनिया, ये अमोनिया, ये अमोनिया, ये अमोनिया, ये अमोनिया और ये, यानी यहाँ पर 6 अमोनिया हैं। तो इस कंपाउंड की जो आकृति बन गई वो अष्टफलकी ये बन गई, है ना। जितनी हमारी द्वितीयक संयोजकता होगी वही आपके संकुल यौगिक की संरचना होगी। देखिए यहाँ पर द्वितीयक संयोजकता कितनी है, 6 है ना, जिसको एक नाम और दिया गया, इन्होंने क्या कहा कि इस द्वितीयक संयोजकता को हम उपसह संयोजन संख्या कहते हैं, या इसी का दूसरा नाम है समन्वय संख्या। देखिए यहाँ पर लिखा है उपसह संयोजन संख्या, शॉर्टकट में लिखा, पूरा लिख लीजिएगा, उपसह संयोजन संख्या, है ना। तो ये बात कही कि जो हमारी द्वितीयक संयोजकता होती है वो हमेशा क्या होती है, फिक्स होती है, निश्चित होती है, और उपसह संयोजक यौगिक की या संकुल यौगिक की संरचना को निर्धारित करने का काम करती है, यानी जितनी आपकी द्वितीयक संयोजकता होगी वैसी ही संरचना उस संकुल यौगिक की बनेगी। यहाँ पर देखिए संख्या कितनी थी, 6, तो 6 से संरचना बन गई अष्टफलकीय। अभी मान लिया कि किसी कंपाउंड में, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल मैं और आपको बता देता हूं, जैसे ले लीजिए, मैंने समझने के लिए मैं आपको बता देता हूं, जैसे आयरन है CN4, यहां पर लगा देते हैं,
ये देखिए मैंने ले लिया FeCN4, है ना, यहाँ पर ले लिया FeCN4, यहाँ पर हम मान लिया CO2 लगा देते हैं। तो एक कंपाउंड मैंने इधर ले लिया ये वाला। अब यहाँ पर देखिए प्राथमिक संयोजकता आयनित होती है तो वो हमेशा आपको ब्रैकेट के बाहर मिलेगी, है ना। द्वितीयक संयोजकता आयनित नहीं होती है, वो आपको कहाँ मिलेगी, ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर का भाग कभी भी टूटता नहीं है ना। तो यहाँ पर देखिए कितने द्वितीयक जो संयोजकता है वो कितनी है, तो द्वितीयक जो संयोजकता है उसे हम समन्वय संख्या भी कहते हैं, और द्वितीयक संयोजकता यहाँ पर क्या है, 4 है, क्योंकि ये आयनित नहीं होगी तो ब्रैकेट के अंदर कितनी संख्या है, तो 4 है। इसका मतलब साइनाइड कितने हैं, 4। तो 4 से जो इसकी आकृति बनेगी वो चतुष्फल की आकृति बनेगी। अगर बनाना चाहे तो मैं आपको देखिए बता देता हूं। यहाँ पर देखिए जैसे ये आयरन है, चारों तरफ मैंने क्या लगा दिया, साइनाइड लगा दिया, Cn लगा दिया, ये देखिए Cn साइनाइड लगा दिया, ये इसकी स्ट्रक्चर मैंने बना दिया इस प्रकार से, ये केवल आपको समझाने के लिए है बस, है ना। तो यहाँ पर क्या है, अगर 4 संयोजकता हो गई, है ना, द्वितीयक संयोजकता 4 हो गई, तो इसका मतलब है उसकी आकृति कैसी होगी, उसकी आकृति चतुष्फल की होगी। अभी ये आकृति वगैरह आगे आपको पढ़ा देंगे, वहां सब आपको जानकारी हो जाएगी, लेकिन यहाँ जस्ट केवल एग्जाम्पल को समझाने के लिए इन्होंने पॉइंट क्या क्या बताए, है ना, उसको समझाने के लिए मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल्स आपको समझा रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पर 6 था तो इसकी आकृति अष्टफल की हो गई, और यहाँ पर 4 था तो इसकी आकृति चतुष्फल की हो गई। तो उन्होंने ये भी कहा कि जो द्वितीयक संयोजकता है वो संकुल यौगिक की संरचना को निर्धारित करने का काम करती है ना। उसके बाद कहा कि द्वितीयक संयोजकता को हम उपसह संयोजन संख्या भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि उपसह संयोजन संख्या कितनी है, तो इसमें कितनी है, 6 है, यानी इसकी उपसह संयोजन संख्या कितनी है, 6 है ना, क्योंकि द्वितीयक संयोजकता की संख्या को भी हम क्या कहते हैं, उपसह संयोजन संख्या कहते हैं, और द्वितीयक संयोजकता कितनी है, 6 है, तो उपसह संयोजन संख्या कितनी हो गई, 6 हो गई। तो ये बात बताई द्वितीयक संयोजकता के विषय में, है ना, कि ये जो है संकुल यौगिक की संरचना को निर्धारित करने का काम करती है। और उसके बाद क्या है आपका कि इसको हम उपसह संयोजन संख्या कहते हैं। इसे थिक लाइन या मोटी लाइन से प्रदर्शित किया जाता है, आप ये लिख सकते हैं इसके विषय में, है ना। तो इस प्रकार से अभी इस कंपाउंड को मैं हटा देता हूं वरना आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, इसको मैं यहां से इरेज कर देता हूं। तो इस प्रकार से वर्नर साहब ने इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर ऐसे बनाया था। ये आपका द्वितीयक संयोजकता है, ये आपकी जो है ऊपर लिखी हुई है, प्राथमिक संयोजकता यहाँ पर लिखी है, प्राथमिक संयोजकता आपकी आयनिक है, Cl किसको दिखा रहा है, प्राथमिक संयोजकता को, NH3 किसको दिखा रहा है, द्वितीयक संयोजकता को, है ना। तो ये 2 प्रकार की संयोजकताएं, सारा डिस्कशन हमें इन्हीं के विषय में करना है। तो यहाँ पर क्या है कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यही वो कंपाउंड है जिसका वर्नर साहब ने अध्ययन किया था, है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इनके जितने भी पॉइंट्स हैं वो आपको समझा देता हूं। चलिए तो डिटेल डिस्कशन करते हैं वर्नर साहब के सिद्धांत का। तो यहाँ पर देखिएगा क्या है, मैंने आपको जितनी बातें थी वो तो उस डायग्राम से बता दिया जो भी मैंने पीछे आपको बताया है। अब देखिए इनकी थ्योरी में लिखना क्या है और कैसे लिखना है। तो मैंने आपको थोड़ी सी जानकारी दिखा दी थी ऊपर कि जनरल जो बात थी उन्होंने सिद्धांत के बारे में अध्ययन किया और हमें बताया, है ना। उसके कुछ प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं, कौन कौन से बिंदु हैं, तो उसके बाद से आप लिखेंगे यहां से नोट्स में कि संकुल यौगिकों में, नंबर फर्स्ट देखे क्या कि संकुल यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु या आयन 2 प्रकार की संयोजकताएं प्रदर्शित करता है। यानी संकुल यौगिकों के अंदर जो सेंट्रल मेटल एटम है, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन, वो क्या करता है, 2 प्रकार की संयोजकताएं प्रदर्शित करता है। वर्नर साहब के सिद्धांत में यही मेन बात है। तो यहां पर देखिए लिखा हुआ है 2 प्रकार की संयोजकताएं प्रदर्शित करता है, प्राथमिक तथा द्वितीयक संयोजकता। अब इन प्राथमिक और द्वितीयक संयोजकताओं की हेडिंग बना करके इनके अंतर्गत आपको लिख देना है, बस हो जाएगा कंप्लीट सिद्धांत, है ना। चलिए तो एग्जांपल देखिए, यही कंपाउंड है जो वर्नर साहब ने लिया था, कोबाल्ट, ये हेक्साएमीन कोबाल्ट 3rd क्लोराइड, है ना, इसको याद रखिएगा। तो ये हो जाएगा आपका। अब उसके बाद देखिए यहां पर क्या है कि ये बात तो होगी पहला पॉइंट। अब हम लिखेंगे प्राथमिक संयोजकता के विषय में क्या क्या बातें वर्नर साहब ने प्राथमिक संयोजकता के बारे में बताई है, वो देखिए यहां पर लिखी हुई है। तो नंबर फर्स्ट देखिएगा, हेडिंग पड़ी हुई है प्राथमिक संयोजकता, और प्राथमिक संयोजकता में क्या क्या बताया है उसके नीचे पॉइंट लिखे हुए हैं। तो देखिएगा फर्स्ट, यह आयनिक होती है
तथा ऑक्सीकरण संख्या को प्रदर्शित करती है। यानी प्राथमिक संयोजकता आयनिक होती है और ऑक्सीकरण संख्या को प्रदर्शित करती है ना। ये बात तो क्लियर, मैंने समझा ही दिया है आपको, है ना। तो बिल्कुल सही है कि ये आयनिक होती है और ऑक्सीकरण संख्या को प्रदर्शित करती। पीछे मैंने डायग्राम दिखाया भी था, या अगर देखना चाहें तो आपकी स्क्रीन पर भी डायग्राम बना हुआ है, आप इसमें देख सकते हैं कि जो Cl है वो डॉट डॉट बना हुआ है, प्राथमिक संयोजकता को दिखा रहा है ना। चलिए सेकंड पॉइंट को देखते हैं कि इसकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती है। तो इसकी कोई निश्चित डायरेक्शन नहीं होती है, कोई डायरेक्शन इसकी फिक्स नहीं है, इसीलिए आप Cl को कहीं भी लगा सकते हैं, केवल Cl को, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए नंबर थर्ड, प्राथमिक संयोजकता के संतुष्ट होने पर अकार्बनिक लवण बनता है। यानी प्राथमिक संयोजकता के संतुष्ट होने पर, यानी प्राथमिक संयोजकता अगर कहीं जुड़ेगी जाकर के, तो उससे किसका निर्माण होगा? अकार्बनिक लवण का। अकार्बनिक लवण जिसमें कार्बन उपस्थित ना हो। तो प्राथमिक संयोजकता के संयुक्त होने पर, संतुष्ट होने पर क्या होगा? अकार्बनिक लवण बनता है। उसके बाद देखिएगा, इसे समन्वय मंडल के बाहर लिखा जाता है। यानी प्राथमिक संयोजकता को समन्वय मंडल के बाहर लिखा जाता है। अब ये समन्वय मंडल क्या है? तो समन्वय मंडल और कुछ नहीं है, ये जो बड़ा वाला ब्रैकेट आप देखते हैं, ये वाला, ये इसके अंदर का भाग समन्वय मंडल कहलाता है ना। तो यही कह रहा कि इसे समन्वय मंडल के बाहर लिखा जाता है। ये समन्वय मंडल हो गया। देखिए इसके बाहर Cl3 लिखा है, ये यहां से, इसमें भी देख सकते हैं कि ये यहां से यहां तक क्या है, ये यहां से यहां तक इतना पार्ट अंदर का समन्वय मंडल कहलाता है। तो समन्वय मंडल के बाहर लिखी होती है प्राथमिक संयोजकता, ये आपको ध्यान रखना है। तो प्राथमिक संयोजकता कहां पर आपको मिलेगी? समन्वय मंडल के बाहर आपको मिलती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, उसके बाद देखिएगा, हाँ, तो चौथा पॉइंट इसका हो गया। अब उसके बाद पांचवा देखिए यहाँ पर जगह नहीं थी इसलिए नहीं आ पाया है, मैं बता देता हूं आपको, उसको लिख लीजिएगा, है ना। तो क्या लिखेंगे पांचवें पॉइंट में कि यह ऋणायन द्वारा संतुष्ट होती है। यानी प्राथमिक संयोजकता जो है वो निगेटिव चार्ज वाले आयन के द्वारा, माइनस आयन वाले चार्ज के द्वारा क्या होती है? संतुष्ट होती है। ये पॉइंट आपको पांचवा लिख लेना। 4 पॉइंट यहां तक लिखे हैं, पांचवा मैं आपको बता देता हूं, वो लिख लीजिए कि प्राथमिक संयोजकता ऋणायन द्वारा, निगेटिव चार्ज द्वारा, ऋण आवेश द्वारा, है ना। तो प्राथमिक संयोजकता ऋणायन द्वारा संतुष्ट होती है। ये पॉइंट नंबर 5 लिख लीजिएगा, है ना। तो पांचवा पॉइंट आप यही लिख लीजिएगा कि जो प्राथमिक संयोजकता है वो ऋण आयन के द्वारा क्या होती है? संतुष्ट होती है। तो ये 5 पॉइंट आप लिखेंगे प्राथमिक संयोजकता के विषय में, है ना। ये बात मैंने आपको यहां पर बता दी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं द्वितीयक संयोजकता के विषय में आपको बता देता हूं। तो चलिए देखिए, द्वितीयक संयोजकता के विषय में वर्नर साहब ने क्या बताया है, यहां पर पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इनको मैं आपको समझा देता हूं। तो देखिए द्वितीयक संयोजकता, प्राथमिक संयोजकता की जितनी बातें थी वो मैंने आपको बता दिया, आपने उसको लिख लिया होगा या स्क्रीनशॉट उसका ले लिया होगा। अब सेकेंडरी में आपको क्या नोट्स बनाना है, क्या लिखना है ना। तो देखिएगा, नंबर फर्स्ट लिखा है कि यह उपसह संयोजन संख्या, है ना। यहां पर देखिएगा, तो नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि यह उपसह संयोजन संख्या को प्रदर्शित करती है। यानी द्वितीयक संयोजकता क्या है? उपसह संयोजन संख्या या समन्वय संख्या उसको कहते हैं, दोनों नाम उसी के हैं, उपसह संयोजन संख्या या समन्वय संख्या इसको कहते हैं, है ना। तो यह उपसह संयोजन संख्या या समन्वय संख्या को प्रदर्शित करती है, मैंने आपको बताया भी था, है ना। तथा किसी धातु के लिए इसका मान निश्चित होता है, और किसी भी धातु के लिए जो द्वितीयक संयोजकता है उसका मान क्या होता है? फिक्स होता है ना। फिक्स का मतलब है जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, इस तरीके से एक निश्चित मान होगा, है ना। क्योंकि लिगैंड की संख्या क्या होती है? निश्चित होती है समन्वय मंडल के अंदर, है ना, ये ध्यान रखना है। उसके बाद दूसरा क्या कहता है कि यह संकुल यौगिक की ज्यामिति को निर्धारित करती है। यानी द्वितीयक संयोजकता क्या है? संकुल यौगिक की ज्यामिति, ज्यामिति का मतलब है उसका आकार, उसकी स्ट्रक्चर, उसकी संरचना कैसी होगी, इसको निर्धारित करने का काम कौन करता है? तो द्वितीयक संयोजकता। जैसे वहां 6 लिगैंड लगे हुए थे,
तो 6 से जो ज्यामिति बनेगी वो अष्टफलकी बनेगी, है ना। अष्टफलकी कैसे होती है? अष्टफलकी की 2 इस साइड में और 2 नीचे की ओर, ऐसे एक ऊपर एक नीचे, है ना। अष्टफलकी ज्यामिति। अष्टफलकी कैसे होती है? अगर मैं आपको यहां पर बता दूं, इधर इस साइड में अगर अष्टफलकी ज्यामिति की बात करें तो देखिए अष्टफलकी कैसे होती है। एक ऐसे ऐसे, जैसे मान लिया यहां पर हमारा बीच में क्या है, बीच में मेटल है, एक इधर लिगैंड, एक इधर लिगैंड, एक इधर लिगैंड, 4 हो गए, है ना। उसके बाद एक ऊपर और एक नीचे, ये हमारी जो ज्यामिति बनी इसको कहते हैं अष्टफलकी, है ना। कि 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से जो ज्यामिति बनेगी उसको कहते हैं अष्टफलकी, है ना। तो 6 लिगैंड थे, मैंने NH3 को ऐसे ही लगाया था, आपने देखा भी था वहां पर, है ना। तो ये हमारी कौन सी ज्यामिति हो जाएगी? अष्टफलकी हो जाएगी। यानी जब 6 लिगैंड थे, अभी 4 होते मान लिया तो चतुष्फलकी ज्यामिति हो जाती। अब चतुष्फलकी कैसे होगी? तो चतुष्फलकी के लिए ये 2 हटा दीजिए, ये हो गई चतुष्फलकी, है ना। बीच में मेटल है और साइड में क्या होगा? लिगैंड हो जाएगा चारों तरफ, ये लिगैंड लगा दिया। ये केवल समझाने के लिए आपको बता रहे हैं कि ज्यामिति में आपको कंफ्यूजन ना हो, है ना। चलिए, तो यह संकुल यौगिक की ज्यामिति को निर्धारित करने का काम करती है। उसके बाद अगला नंबर 3 का था कि इसे समन्वय मंडल के अंदर लिखा जाता है। इसे समन्वय मंडल के अंदर, तो मैंने आपको एग्जांपल करवाया नहीं था, CONH3 to the whole 6 Cl3। एग्जांपल याद करिए, मैं एग्जांपल आपको बता देता हूं। अभी जो वर्नर साहब ने एग्जांपल लिया था, कौन सा था ये? CONH3 to the whole 6 Cl3। ये देखिए यही कंपाउंड था, है ना। इसमें देखिए NH3 अमोनिया है, द्वितीय संयोजकता को दिखा रहा, कहां है? समन्वय मंडल के अंदर है। बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर जो भाग होता है उसको समन्वय मंडल कहते हैं, है ना। तो वही लिखा है कि इसे समन्वय मंडल के अंदर लिखा जाता है। तो ये समन्वय मंडल के अंदर है कि नहीं है, है ना। ये हो गया। अगला नंबर 4 कहता है इस संयोजकता के संतुष्ट होने पर संकुल यौगिक बनता है। कहता है कि जो उपसह संयोजन संख्या है या द्वितीय संयोजकता है, इसके संतुष्ट होने पर क्या बनेगा? संकुल यौगिक का निर्माण होता है ना। यानी इसके मिलने से क्या होगा? संकुल यौगिक का निर्माण होगा, उपसह संयोजन यौगिक का निर्माण होगा। ठीक, तो ये बात हो गई। उसके बाद यह ऋणायन, धनायन या उदासीन अणुओं द्वारा संतुष्ट होती है। तो यह ऋणायन, धनायन या उदासीन अणुओं द्वारा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि केंद्रीय धातु परमाणु के साथ कौन जुड़ा होता है? लिगैंड। और लिगैंड कैसा हो सकता है? लिगैंड मैंने आपको पढ़ाया है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, उदासीन भी हो सकता है। तो लिगैंड किसी भी प्रकार का हो सकता है। वैसे यहां पर देख लीजिए, ये जो अमोनिया है, इस वाले एग्जांपल में ये जो अमोनिया है इस पर कोई चार्ज नहीं होता, ये उदासीन लिगैंड है। तो इस वाले एग्जांपल में उदासीन लिगैंड है, किसी और एग्जांपल में कोई और लिगैंड आ जाएगा। जैसे देखिए यहां पर, जैसे K4FeCN6, इस एग्जांपल में देखिए ये साइनाइड है CN, तो CN पर माइनस लगता है, तो यहां पर क्या है आपका? यहां पर जो द्वितीयक संयोजकता है वो आपकी माइनस है ना। तो यहां पर आपका निगेटिव लिगैंड है, ऋणात्मक लिगैंड है। तो यहां उदासीन हो गया, यहां ऋणात्मक हो गया, और कहीं पर देखेंगे कोई धनात्मक भी लगा हो सकता है। धनात्मक जैसे NO2+ वाला हो सकता है, मिल जाए आपको, है ना। तो यही ये पॉइंट कहने का मतलब है कि यह ऋणायन, धनायन या उदासीन अणुओं द्वारा संतुष्ट हो सकती है। यानी द्वितीयक संयोजकता के तौर पर या उपसह संयोजन संख्या के तौर पर या तो धनात्मक लिगैंड होगा, या तो ऋणात्मक लिगैंड होगा, या तो उदासीन लिगैंड हो सकता है। किसी के द्वारा भी इसका निर्माण हो सकता है। भाई लिगैंड 3 ही टाइप के होते हैं मेन कैटेगरी में, चार्ज के आधार पर, आवेश के आधार पर, धनात्मक, ऋणात्मक, उदासीन। तो उन्हीं तीनों में से कोई ना कोई होगा। तो यही बात कह रहा कि धनायन, ऋणायन और उदासीन अणुओं द्वारा संतुष्ट होती है। तो ये हो जाता है आपका वर्नर का सिद्धांत, है ना। इस पॉइंट में, इस सिद्धांत में मैंने जो बातें आपको बताई है उसको एज इट इज आपको ऐसे ही लिखना। मैंने जो आपको सबसे पहले थ्योरी दिखाई थी, आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर के, है ना, जो मैंने आपको भी पीछे दिखाया था उसका स्क्रीनशॉट, वो नोट्स बना दीजिएगा। उसके बाद आपको इसको उसी के साथ ऐड कर देना है। तो प्राथमिक संयोजकता, द्वितीयक संयोजकता के बारे में बातें लिख देनी है, वर्नर का सिद्धांत आपका खत्म हो जाएगा। तो ये बात हो गई वर्नर के सिद्धांत की, कि वर्नर ने सिद्धांत में क्या बताया, है ना। जो बातें बताई थी प्राथमिक द्वितीयक संयोजकता के बारे में वो सारी मैंने आपको बता दिया है। अब इसके बाद इसका प्रायोगिक सत्यापन, है ना, एक्सपेरिमेंटली वेरिफिकेशन भी इसका मांगा गया कि आपने ये कैसे किया है, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन लीजिए। तो प्रायोगिक सत्यापन, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए,
फिर मैं आपको प्रायोगिक सत्यापन भी इसका बता देता हूं। तो चलिए अब देखिए वर्नर के सिद्धांत का प्रायोगिक सत्यापन। देखिए प्रायोगिक सत्यापन ज्यादा नहीं पूछा गया है, लेकिन हो सकता है कि पूछे ही लिया जाए। तो अगर प्रायोगिक सत्यापन आपके क्लास 12 पर पूछता है बोर्ड पेपर में या कहीं भी अगर ये पूछा जाता है तो कम से कम आपको 2 प्रायोगिक सत्यापन लिखना पड़ेगा, है ना। कम से कम आपको 2 प्रायोगिक सत्यापन लिखना पड़ेगा। तो पहला देखिएगा क्या है कि सिल्वर क्लोराइड अवक्षेपण द्वारा, यानी सिल्वर क्लोराइड के अवक्षेपण द्वारा या सिल्वर क्लोराइड के अवक्षेप द्वारा, है ना। इसमें क्या होता है, इसमें इन्होंने ये बताया कि जो हमारी प्राथमिक संयोजकता होती है, जो आयनिक मंडल के बाहर होती है, उसके कारण जब हम इस उपसह संयोजन यौगिक को या इस संकुल यौगिक को सिल्वर नाइट्रेट के विलयन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो इसमें हमें सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप मिलता है, प्राप्त होता है। तो इसमें जो है हमें क्या होगा कि सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप प्राप्त होता है। देखिएगा आगे क्या लिखा है कि वर्नर सिद्धांत सिल्वर क्लोराइड के अवक्षेप द्वारा, यानी वर्नर का जो सिद्धांत है वो सिल्वर क्लोराइड के अवक्षेप द्वारा, AgCl के प्रेसिपिटेट द्वारा क्या होता है, आसानी से सत्यापित होता है। हाँ, बात सही है कि सत्यापित होता है। उसके बाद इसके अंतर्गत केवल आयनिक मंडल में उपस्थित क्लोरीन परमाणु ही अवक्षेपण के लिए क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। यानी जब तक क्लोरीन परमाणु आयनिक मंडल में रहेगा तब तक आपको अवक्षेप मिलता रहेगा, प्रेसिपिटेट मिलता रहेगा विलयन के अंदर, है ना। जैसे ही क्लोरीन परमाणु समन्वय मंडल के अंदर आ जाएगा वैसे ही आपको अवक्षेप मिलना बंद हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो देखिए यहाँ पर रिएक्शन भी इसकी लिखी हुई है। COCl3 ये वही कंपाउंड है, केवल लिखने का तरीका बदल दिया है। हेक्साएमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, है ना, COCl3.6NH3 ये वही कंपाउंड है जो मैंने बताया था आपको, जो वर्नर ने लिया था। तो इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा दी, सिल्वर नाइट्रेट विलयन के साथ। और सिल्वर नाइट्रेट के साथ करवाया तो यहां पर क्या होगा कि यहां पर एक कंपाउंड आपका बन गया, देखिए CONH3 है ना। और यहां पर जो क्लोरीन परमाणु थे आपके तीनों Cl वो सिल्वर के साथ जुड़ करके AgCl का अवक्षेप बना दी, प्रेसिपिटेट बना दिया। अवक्षेप का मतलब होता है कि पदार्थ जो है परखनली या बीकर जिसमें भी एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे उसके नीचे बैठ जाएगा, जम जाएगा, उसको कहते हैं अवक्षेप बन जाना। तो वहां पर सिल्वर क्लोराइड का क्या मिल गया, अवक्षेप मिल गया। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्लोरीन 3 थे तो 3 के तीनों क्लोरीन सिल्वर के साथ ऐड हो गए, कोई क्लोरीन नहीं बचा रह गया, यानी पूरा का पूरा अवक्षेप बन गया। उसके बाद देखिएगा COCl3.5NH3, यानी इन्होंने क्या किया कि द्वितीयक संयोजकता की संख्या को एक कम कर दिया। देखिए यहाँ पर 5NH3 कर दिया, एक संख्या उसकी कम कर दी। अब देखिए इसकी रिएक्शन करवाया सिल्वर नाइट्रेट के साथ, तो यहां पर देखिए क्या मिला, 2 AgCl, यानी सिल्वर क्लोराइड के 2 मोल मिले। पहले 3 मिले फिर 2 मिले, बाकी एक Cl इसका कहां चला गया, तो वो चला गया द्वितीयक संयोजकता को संतुष्ट करने के लिए। समन्वय मंडल में देखिए CONH3 और यहां पर Cl लिखा हुआ है, यानी एक Cl इस बार अंदर चला गया, तो बाहर कितने बचेंगे, 2 Cl, तो 2 AgCl हमें यहां पर मिला। ठीक, उसके बाद देखिए COCl3.4NH3, अब यहां पर NH3 की मात्रा और कम कर दिया, 2 संख्या उसकी और कम कर दी। तब देखिए Ag सिल्वर नाइट्रेट के साथ जब रिएक्शन करवाई तब क्या बना, AgCl, यानी यहां पर 1 मोल सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप प्राप्त हुआ, है ना। और क्या बना है, CONH3Cl2, यानी अब इस बार 2 क्लोरीन कहां चले गए, द्वितीयक संयोजकता को संतुष्ट करने के लिए समन्वय मंडल के अंदर चले गए। तो यहां पर इसके अंदर क्या है, ये समन्वय मंडल में चले गए। उसके बाद COCl3.3NH3, अब इन्होंने अमोनिया की मात्रा और कम कर दिया, 3 मोल बचाए अमोनिया के और रिएक्शन करवा दी सिल्वर नाइट्रेट के साथ। तो देखिए यहां पर AgNO3 है, इसके साथ कोई अवक्षेप नहीं, क्योंकि 3 के तीनों क्लोराइड आयन कहां चले गए, समन्वय मंडल के अंदर द्वितीयक संयोजकता को संतुष्ट करने के लिए। देखिए CONH3 और Cl3 यहां पर लिखा हुआ है, 3 ये और 3 ये मिलकर के कितने हो गए, 6। यानी किसी भी कंडीशन में द्वितीयक संयोजकता खराब नहीं हो रही है। अगर द्वितीयक संयोजकता में कमी आ रही है तो केंद्रीय धातु परमाणु क्या करता है, बाहर से आयनिक मंडल से ही परमाणु को खींच रहा है ना, लेकिन अपनी जो द्वितीयक संयोजकता है उसको बनाए रखता है। तो यहां पर क्या है कि हमें कोई भी अवक्षेप
प्राप्त नहीं होता है। तो पहला एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ये कहा वर्नर साहब ने, कहा ये कि जब तक क्लोराइड आयन, जब तक प्राथमिक संयोजकता समन्वय मंडल के बाहर रहती है तब तक हमें अवक्षेप मिलता है। जैसे ही आपकी जो प्राथमिक संयोजकता है द्वितीयक संयोजकता में कन्वर्ट हो जाएगी वैसे ही अवक्षेप मिलना बंद हो जाएगा। तो ये प्रेसिपिटेट के द्वारा इसका एग्जांपल हो जाता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसका जो एक और वेरिफिकेशन है वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो नंबर 2 यहां पर देखिएगा आपका लिखा हुआ है कि सांद्र HCl से क्रिया, सांद्र यानी कंसंट्रेटेड HCl के साथ इस कंपाउंड की रिएक्शन करवाई। वर्नर ने जो कंपाउंड लिया था हेक्साएमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड उसका नाम था, मैंने आपको बताया है ये कई बार, यहां पर लिखा भी हुआ है कि वर्नर ने यौगिक COCl3.6NH3 है ना कि क्रिया सांद्र HCl से 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर कराई तो कोई अभिक्रिया नहीं हुई। हाँ, तो दूसरे एक्सपेरिमेंट में उन्होंने किया क्या कि जो कंपाउंड लिया था वर्नर ने उसकी क्रिया सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ करवाई, यानी HCl के साथ। तो उन्होंने देखा कि वो जो कंपाउंड था इन्होंने जो लिया था वो कंपाउंड HCl के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं कर रहा था, है ना। तो इसके आधार पर इन्होंने बताया कि यहाँ पर जो कोएडिशन कंपाउंड होते हैं, उपसह संयोजन यौगिक होते हैं, वो कंसंट्रेटेड सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से रिएक्शन नहीं करते हैं, ऐसा बताया उन्होंने। ठीक, तो इस प्रकार से आपके ये दो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है तो बहुत सारे, लेकिन मैंने आपको 2 बता दिया। मान लो एग्जाम में पूछ लिया गया तो आप ये 2 लिख सकते हैं। और वैसे तो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन आप में नहीं पूछा जाता है, वो ग्रेजुएशन लेवल पर पूछा जाता है ना, वहां पर डिटेल में लिखना होता है। लेकिन मान लिया बाई चांस कि क्वेश्चन आ ही जाए कि इसके प्रायोगिक सत्यापन भी लिखिए, तो आप कम से कम 2 प्रायोगिक सत्यापन मैंने आपको बताया है, आप उसको पढ़ करके बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से आज का जो मेरा टॉपिक था वर्नर का सिद्धांत, है ना। वर्नर के सिद्धांत में एक कंपाउंड पर वर्नर ने अपनी पूरी स्टडी की थी, उसके अंतर्गत प्राथमिक और द्वितीयक संयोजकताओं के विषय में बताया था, वो सारी बातें मैंने आपको बता दिया, है ना। उसका डायग्राम कैसे बनता है वो भी मैंने आपको दिखा दिया, उसके प्रायोगिक सत्यापन कैसे होते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये समझ में आया हुआ होगा। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करते रहिए ज्यादा से ज्यादा। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।